Good morning, dear students. Welcome to Supergrads. This is Abhyansh Sir and बचा पार्टी फ्लेमिंगो के जो आपके लास्ट 4 चैप्टर्स बच रहे थे बस आज की क्लास और फ्लेमिंगो खत्म। विस्तास के सारे चैप्टर्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे, क्वेश्चंस भी हम प्रैक्टिस कर चुके थे। फ्लेमिंगो के भी अब आज सारे चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे। इवनिंग में क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेंगे ताकि कोई भी ऐसा चैप्टर जो आपके 12th एग्जाम में आपको ट्रबल कर सकता है। अब आई एक्सपेक्ट कि इन वीडियोस के बाद आप साल भर प्रिपरेशन भी कर रहे थे, बट इन वीडियोस के बाद आई डोंट थिंक आपके पास अब कोई भी प्रॉब्लम बचनी चाहिए। सो लेट्स बिगिन विथ दीज 4 chapters that we'll be discussing in today's session, which are Indigo, Poets and Pancakes, The Interview, and Going Places. So like I always do, मैं आपको चैप्टर कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ना उसका बैकड्रॉप पता होना चाहिए, उसकी कहानी हमें पता होनी चाहिए। एंड वंस वी नो दैट कहानी, वंस वी नो दैट बैकड्रॉप, हमारे लिए चीजें बहुत ज्यादा इजी हो जाती हैं। हमारा एक जनरल अप्रोच हो जाता है कि अब उस चैप्टर से कुछ भी क्वेश्चन आएगा हमको वो ट्रबल नहीं करेगा। सो गुड मॉर्निंग कृतिका एंड गुड मॉर्निंग मुस्कान। मुस्कान कह रही है कि सर 12th का भी करा दो बेटा, 11th का। सो 11th का आपका एग्जाम कब है, चलो बता दो मुझे आज। मैं हमेशा कहता हूं कोई भी वीडियो जो आपको चाहिए हो, जो आपको लगता है आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, जब सेशन एंड होता है तो आप उसको कमेंट में जाकर लिख दो। कमेंट में जाकर लिखने का रीजन सिर्फ ये होता है कि टीम उसको देख लेती है एंड दे डिसाइड कि हाँ बच्चे कह रहे हैं तो ये सेशन लाना चाहिए। ठीक है, सारी बात मैंने आपको समझा दी है। सो मुस्कान, इफ यू वांट दैट, आप मुझे कमेंट में लिखकर बता दीजिएगा वंस द वीडियो इज ओवर। गुड मॉर्निंग जहरा। चलो, सो लेट्स बिगिन विथ दीज 4 चैप्टर्स, प्रोज 5 to 8। अब इंडिगो के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इंडिगो में आपको क्या बैकड्रॉप है इसका, सिंपल सी बात है। So this chapter Indigo is about the farmer movement, the peasant movement in चंपारण। चंपारण सत्याग्रह आपने अगर हिस्ट्री में पढ़ा है, अगर आपको थोड़ा बहुत उसका नॉलेज है कि कहाँ पर हो रहा था, हु वाज लीडिंग द चार्ज, हु वाज एट द हेल्म ऑफ द चंपारण सत्याग्रह, तो उससे आपको चीजें काफी इजी हो जाएंगी। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह, एंड वेन एवर इट कम्स टू सत्याग्रह, महात्मा गांधी का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। ठीक है ना। सो दैट इज व्हाट दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट। अब एक जनरल भी, मैं कह रहा हूँ बच्चा पहली बार एग्जाम में गया है और उसको नहीं पता, चैप्टर का आधा आधा नॉलेज है, उसको पूरा नॉलेज नहीं है, बट अगर उसको गांधी जी के बारे में नॉलेज है, उसको गांधी जी के तरीकों के बारे में नॉलेज है कि गांधी जी प्रेफर्ड डूइंग सत्याग्रह, नॉन वायलेंस, ये सारी चीजें, सो बस बहुत सारा आपका काम इजी हो जाता है। आपके पास एक आउटलाइन तो क्रिएट हो जाती है ना कि किसके अराउंड मेरा आंसर घूमना चाहिए, ये तो क्रिएट हो जाता है। सो दैट इज व्हाट दिस चैप्टर इंडिगो इज ऑल अबाउट। देन वी हैव पोएट एंड पेनकेक्स। पेनकेक्स यहाँ पे कॉस्मेटिक आइटम, ब्यूटी प्रोडक्ट है। जेमिनी स्टूडियोज पे पूरा ये बैकड्रॉप है। ठीक है, उस पर ये पूरा बेस्ड है। देन वी हैव द इंटरव्यू। सो इन दिस चैप्टर हमारे बहुत सारे फेमस राइटर्स के इंटरव्यू और बहुत सारे फेमस एक्टर के इंटरव्यू, और ओवरऑल डिस्कशन इसमें यही है कि इंटरव्यू लेना ठीक होता है, नहीं होता है। व्हाट डू दीज राइटर्स थिंक अबाउट कि इंटरव्यू कितना सही है, कितना नहीं है। सो इट हैज 2 पार्ट्स, इसको हम 2 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। देन वी हैव गोइंग प्लेसेस विच इज अबाउट ग्रोइंग अप, द एज ऑफ एडोलेसेंस। हम हीरो वर्शिप करते हैं बहुत लोगों की, बहुत सारे एक्टर्स की, बहुत सारे स्पोर्ट्समैन की, बहुत सारे और पर्सनालिटीज की। वी थिंक कि यार बड़े होके मुझे इसके जैसा बनना है, बड़े होके मुझे उससे मिलना है। सो ये जो हमारे दिमाग में चल रहा होता है व्हेन वी आर इन द एज ऑफ एडोलेसेंस, उसके ऊपर बेस्ड है ये पूरा चैप्टर। ठीक है, सो बैकड्रॉप गाइस हम डिस्कस कर चुके हैं। लेट्स मूव स्ट्रेट इनटू द फर्स्ट चैप्टर व्हिच इज इंडिगो। एंड इजंट इट आयरॉनिक कि हम इंडिगो पढ़ रहे हैं और यहाँ पे हमारा कलर भी इंडिगो है। So let's first talk about Louis Fisher. Louis Fisher wrote this book also, The Life of Mahatma Gandhi, और उसी का ही एक्सर्प्ट है ये जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग अंतरा। So Louis Fisher is born in Philadelphia. He served as a volunteer in the British Army. और कब ये हुआ था, that is what is mentioned here. ठीक है, Fisher made a career as a journalist and wrote the New York Times, the Saturday Review, and the European and Asian publications. He was a member of faculty at Princeton University. The following is an excerpt of this book, The Life of Mahatma Gandhi. The book has been reviewed
as one of the best books ever written on Gandhi by Times Educational Supplement. गांधी जी इतने फेमस पर्सनालिटी थे कि गांधी जी के ऊपर इंडिया में, अब्रॉड, बहुत लोगों ने बुक्स लिखी हैं, बहुत लोगों ने बुक्स लिखी हैं, एंड दिस बुक इज considered one of the best books which are written on Mahatma Gandhi. So what this chapter is all about? So the account is based on an interview taken by Fisher of Mahatma Gandhi. In order to write on him, he had visited him in 1942 at his ashram in Sevagram, where he was told about Indigo movement by Gandhi ji. The story revolves around the struggle of Gandhi and other prominent leaders in order to safeguard sharecroppers from the atrocities of landlords. तो इसका बैकड्रॉप यही है स्टूडेंट्स की, चंपारण में जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने फार्मर्स को ये बोल दिया था कि भाई आपको 15% जो आपका लैंड है, 15% लैंड जो है उस पर आपको इंडिगो ही कल्टिवेट करना है, इंडिगो ही कल्टीवेट करना है, दैट इज समथिंग विच विल प्रूव लाइक अ टैक्स, कि आपको टैक्स नहीं देना है, मगर हाँ अपने लैंड के 15% में यू हैव टू कल्टीवेट इंडिगो. So it goes on to say Indigo portrays Gandhiji's struggle for the poor peasants of Champaran. He managed to get justice after a year-long battle for the peasants. He also made arrangements for education, health, and hygiene for the families of poor peasants. He gave them lesson of self-reliance. गांधी जी के कोई भी मूवमेंट होंगे, कोई भी गांधी जी ने जितने अच्छे वर्क्स किए, उसमें आपको ये सेल्फ रिलायंस, जीरो डिपेंडेंसी ऑन फॉरेनर्स एंड फॉरेन प्रोडक्ट्स, चाहे वो हमारे खादी वाले भी, खादी वाला जो मूवमेंट था दैट इज आल्सो बेस्ड ऑन इट. सो स्वदेशी मूवमेंट, सेल्फ रिलायंस पर ही गांधी जी ने बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया है. एंड अगेन इसमें भी वो रिफ्लेक्ट हो रहा है इन द स्टोरी. Now, what is the theme here? The leadership shown by Mahatma Gandhi to secure justice for oppressed people through convincing argumentation and negotiation. He did argumentation and negotiation. Again, गांधी जी से रिलेटेड कोई बात है तो वहां पे गांधी जी चीजों को लीगली ही सारे उन्होंने अपने मूवमेंट्स किए. ही वॉज नॉट लाइक कि गवर्नमेंट मना कर रही है तो भी हम मूवमेंट कर रहे हैं, या वायलेंस वॉज समथिंग जो गांधी जी कभी कर ही नहीं सकते थे. सो सब थीम ये है कि भाई कंट्रीब्यूशंस मेड बाय एनोनिमस इंडियंस इन द फ्रीडम मूवमेंट. बहुत सारा अभी हम इंडिगो चैप्टर में पढ़ेंगे, सो यू रियलाइज कि गांधी जी वहां पर निकले, उनको पटना में कोई मिला, मोतिहारी में कोई मिला, फिर गांधी जी के ऊपर केस हो गया तो गांधी जी जिन लोगों को जानते भी नहीं थे वो भी उनकी हेल्प करने आ गए, वो भी पीजेंट्स की हेल्प करने आ गए. सो ये पूरा थीम यहाँ पे चलने वाला है. प्लॉट क्या है कि भाई जो शुक्ला है, शुक्ला जो चंपारण का एक पीजेंट है, ही वाज इलिटरेट बट ही वाज रेजोल्यूट, ही वाज वेरी डिटरमिन्ड कि यार गांधी जी ही मुझे सही आदमी दिख रहे, जिनको अगर मैं चंपारण ले जाऊंगा तो वो कुछ ना कुछ हमारे लिए जरूर करेंगे. सो शुक्ला's meeting with Gandhi ji at the sharecroppers, sorry, Shukla's meeting with Gandhi, then problems of the sharecroppers, Gandhi's visit to Champaran, Muzaffarpur, Patna episode, Motihari में क्या हुआ, then Tirhut में क्या हुआ, कोर्ट में क्या हुआ, and then the attitude of lawyers and the Britishers. So ये पूरा इसका चलने वाला है. Now let's talk about the summary. So Louis Fisher, he met Gandhi in सेवाग्राम, ये बात हम पढ़ चुके हैं, ठीक है. उसके बाद उसके बाद क्या होता है, he recalled that in he recalled that in 1917 at a request of राजकुमार शुक्ला. अब ये राजकुमार शुक्ला कौन है, समझना बात को. गांधी जी अपने काम में लगे हुए थे, गांधी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग्स अटेंड कर रहे थे, अपने सारे काम कर रहे थे, बट ये जो राजकुमार शुक्ला है ये गांधी जी के पास आता है. इसको यही भरोसा रहता है कि यार गांधी जी अगर मेरे साथ चंपारण चल देंगे तो जरूर हम पीजेंट्स का, हम किसानों का कुछ ना कुछ हो सकता है. सो गांधी जी ने उसको बताया भी कि यार अभी तो मैं बिजी हूँ, अभी मैं कुछ दिन बाद मिलता हूँ, 2 दिन बाद मेरी वहां मीटिंग है, 1 महीने बाद मुझे वहां जाना है. बट ये राजकुमार शुक्ला गांधी जी का पीछे ही नहीं छोड़ता है, ये उनके साथ रहता है पूरे टाइम, जस्ट टू मेक श्योर कि गांधी जी अब तो आप फ्री हो, अब आप चलो, अब आप चलो. ये पूरा यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ है. सो he was a sharecropper from Champaran. He visited the place. Now, Gandhi had gone to Lucknow to attend the annual meeting, as I said, of Indian National Congress in 1916. Shukla told him that he had come from Champaran to seek his help in order to safeguard the interest of sharecroppers. और गांधी जी ने भी उसको कह दिया कि नहीं यार अभी तो मैं बिजी हूँ. तो शुक्ला क्या करता था, वही बात कि गांधी जी के साथ साथ जा रहे, जहां जहां गांधी जा रहे वहीं वहीं जा रहे वो. सर अब आप सीयूईटी के लिए क्लास नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे सीयूईटी के लिए क्लास, ऐसा क्यों आपके दिमाग में आया बेटा? बिल्कुल लेंगे सीयूईटी के लिए क्लास, ले तो रहे, और कैसे.
अभी बोर्ड का एग्जाम आ गया, पहले 22 तक ये सीरीज चलेगी, उसके बाद सीवीटी वाली सीरीज फिर से चालू हो जाएगी. So he accompanied him everywhere. So his firm decision impressed Gandhiji, and he promised him that he would visit Calcutta at a particular date, and then Shukla could come and take him. So गांधी जी कहते हैं कि यार मैं अभी तो नहीं, 10 दिन बाद कैलकाटा जा रहा हूँ, तुम वहां मिलना, वहां से अपन चलेंगे चंपारण. So then they board a train, और ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं. So गांधी जी went to lawyer Rajendra Prasad's house and they waited for him. Now, in order to grab the knowledge of the situation, they reached Muzaffarpur on 15th April 1917. He was welcomed by J.B. Kripnani and his students. So, along the way, along this story, you will realize कि बहुत सारे कैरेक्टर्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, गांधी जी की हेल्प भी कर रहे हैं. नहीं दिया, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ही सेशंस ले रहा हूँ सारे. So Gandhi was surprised to see the immense support for an advocate of home rule like him. He also met some lawyers. ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं. Then he refers to Gandhi also refers to a shameful episode he encounters in the house of Rajendra Prasad in Patna. He condemns the act of untouchability, and he was not allowed to draw water from a well as he looked like another yeoman. Gandhi wanted to help the sharecroppers, so he visited the British Landlord Association, but he was not given any information because he was an outsider. तो गांधी जी बेसिकली वहां पे पहुंच गए. अब उसके बाद क्या है, वहां के जो लोग थे ना, वो गांधी जी को वैसे नहीं जानते थे, बट उन्होंने ये खबरें सुनी थी कि गांधी जी साउथ अफ्रीका में भी कुछ ऐसे मूवमेंट्स करके आए हैं जिससे कि फायदा हुआ है लोगों को. सो पीपल हैड दैट होप, यार गांधी जी आ गए, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अब तो हमारी सोल्यूशन हमें मिल ही जाएगा. अब वहां पर भी अनटचेबिलिटी वाली चीज, अनटचेबिलिटी वाला फैक्टर आ गया. उसके बाद गांधी जी जिन जिन जगह पर जा रहे हैं, टिरहुट एपिसोड बताया, यहाँ पे मोतीहारी एपिसोड बताया, कि गांधी जी वहां पहुंच तो जाते हैं, बट अंग्रेज उनसे फिर यही कहते हैं कि यार भाई तुमको क्यों सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, हु आर यू. नहीं देते, मना कर देते हैं कि यार तुम आउटसाइडर हो. उल्टा गांधी जी को कह देते हैं कि आप यहाँ से चले जाइए, वापस चले जाइए. ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं. देन वन डे व्हेन ही, यहाँ से रीड करते हैं जरा, ये काम की चीज दिख रही मुझे. सो वन डे एज he was on his way to meet a peasant who was maltreated by indigo planters. He was stopped by police superintendent's messenger who served him a notice asking him to leave. तो गांधी जी को जाने को कह दिया. Then he received the notice but disobeyed it. Disobey कर दिया गांधी जी ने कि नहीं, ये नोटिस मैं नहीं मानता. फिर since Gandhi disobeyed, तो a case was filed against him. On the day of the trial, a large crowd gathered near the court. भाई लोग समझ गए थे कि यार गांधी जी जो हमारी मदद करने आए, ब्रिटिशर्स इनके ऊपर ही उल्टा केस चला दे रहे हैं, इनको ही ट्रायल में ले जा रहे हैं. सो ये सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है. देन उसके बाद गांधी जी ने सोचा कि यार अब आगे कैसे करना है, क्योंकि उनका जो मकसद था, उनका जो मोटिव था, वो यही था कि भाई इंडिगो फार्मर्स जितने भी थे उनको उनको कैसे जस्टिस दिलाना है, इंडिगो फार्मर्स को हेल्प करना. दैट वाज द ओनली मोटिव ऑफ महात्मा गांधी. Then Gandhi planned the future action. Many lawyers came to advise him, but when he stressed, they all joined his struggle and even considered to go to jail in order to help the poor peasants. Now, यहाँ से मोमेंट धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है. गांधी जी अकेले स्ट्रगल कर रहे थे. वो लॉयर्स जो ऑलरेडी वहां पे थे, उन्होंने अभी तक नहीं सोचा था, बट दे ऑल्सो डिसाइडेड गांधी जी को देखकर कि नहीं यार, गांधी जी और पीजेंट्स के लिए तो हम जेल भी अब जा सकते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है. Hi Shubham, good morning. Then he goes on to say he had a meeting with Lieutenant Governor. Finally, a commission was set to carry out investigation. The British landlords could perceive its outcome and therefore agreed to make the settlement outside the court. British landlords जो थे वो समझ गए थे कि अगर अब ये बात और बढ़ी तो हमें पता है क्या होने वाला है, हम तो हारने वाले हैं. So they decided यार बाहर मिलके थोड़ा सा सेटलमेंट कर लेते हैं, that would make sense. So Gandhi agreed to 25 refund to the landowners. It symbolized the surrender of the prestige. After the inquiry was conducted, the planters were found guilty and were asked to pay back to the peasants. Accepting refusal, they offered to pay only 25% of the amount. Gandhi accepted this too because he wanted to free the sharecroppers from the binding of indigo contract. Gandhi did not leave after the battle was won. गांधी जी ने
बैटल जीत लिया, इंडिगो फार्मर्स को वहां पे फ्री कर दिया कि ठीक है अब इंडिगो लगाने की आपको जरूरत नहीं है। बट ही डिड नॉट लीव इवन आफ्टर द बैटल वाज वन। रीजन, उसने वहां पर स्कूल्स खोले, वो चाहते थे कि यार लोग एजुकेटेड हो जाएं, लोग सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं। इन बातों पर गांधी जी का बहुत ज्यादा एम्फेसाइज हमेशा होता था। So then what he did, he opened 6 schools in Champaran villages and volunteers like Mahadev Desai, Narhari Parikh and his son Devdas taught in them. कस्तूरी बाई जो गांधी जी की वाइफ थी, वो पर्सनल हाइजीन और इन चीजों के बारे में वहां पे लोगों को बताती थी। एंड पीस मेकर भाई सीएफ एंड्रूज का भी रोल यहाँ पे बताया कि वांटेड टू वॉलंटियर एट चंपारण आश्रम, बट गांधी जी ने मना कर दिया। गांधी जी ने ये बोला कि यार आप ही सारे काम कर दोगे तो ये गांव वाले क्या करेंगे, ये कब सेल्फ रिलायंट बनेंगे। So that is what he did. But Gandhiji refused as he wanted Indians to learn the lesson of self-reliance so that they would not depend on others. So that is all about Indigo chapter. Indigo chapter में मेन चीजें क्या है कि आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स दिखेंगे। क्यों दिखेंगे बहुत सारे कैरेक्टर्स? क्योंकि गांधी जी चंपारण जा रहे हैं। चंपारण जाते में गांधी जी के जितने लोग मिल रहे हैं, जितने लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं, वो सारे कैरेक्टर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। सो दैट इज व्हाट दिस स्टोरी वाज ऑल अबाउट। आई होप स्टूडेंट्स अब इंडिगो चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम मेरे स्टूडेंट्स को नहीं बची है। बची है अगर तो कमेंट करके मुझे बता दो। इफ एनीवन हैज एनी डाउट्स विथ रिगार्ड टू द इंडिगो चैप्टर। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट इंडिगो चैप्टर। लेट्स नाउ टॉक अबाउट पोएट्स एंड पैनकेक्स। सो पोएट्स एंड पैनकेक किस चीज पर बेस्ड है? इट इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम द बुक माय ईयर्स विद बॉस, written by Ashoka Mitra. He recounts his years at the Gemini studio and talks of the influence of movies on every aspect of life in India. ठीक है, इसका भी थीम बहुत ज्यादा सिंपल है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ जेमिनी स्टूडियो में उसके क्या क्या चीजें उसने ऑब्जर्व करी, वही सारी बातें उसने बुक में लिखी। कि बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस हैं वो पैनकेक का यूज कैसे कर रहे हैं, जो डिजाइनर्स हैं वो कैसे लोगों को जो स्टाइलिस्ट है वो कैसे लोगों को ड्रेसअप कर रहे हैं, मेकअप कर रहे हैं, उसी चीज के ऊपर ये पूरा चैप्टर है। So he wrote his experience of working in the Tamil film industry for the Illustrated Weekly, which was later compiled and published as My Years with Boss. My Years with Boss. So this movie, as I said, यहाँ पर लिखा हुआ है Gemini Studios. His years and his experiences at Gemini Studios. देन पैनकेक एक्चुअली में था क्या? पोएट्स एंड पैनकेक्स का यहाँ पे मीनिंग क्या है, ये टाइटल क्यों है? क्योंकि पैनकेक एक टाइप का मेकअप के लिए यूज होता है, ये क्रीम होता है। सो पैनकेक्स प्रोवाइड अ लॉट मोर कवरेज देन रेगुलर क्रीम बेस्ड मेकअप्स, so it is often used for theoretical performances by people who are going to appear on the stage or screen, such as models and actors. It creates water resistant finish and it won't be even affected by sweat. जैसे हम देखते हैं ना कि अब किसी को, जैसे रणबीर कपूर है, रणबीर कपूर को अब संजय दत्त की बायोपिक करनी है, सो संजय दत्त जैसे दिखने के लिए थोड़ा सा फेस में चेंजेस करेगा ना, वही चीज है। सो पैनकेक उस टाइम पर काफी ज्यादा यूज होता था फॉर मेकअप। नाउ लेट्स टॉक समथिंग अबाउट जेमिनी स्टूडियोज। जेमिनी स्टूडियो के बारे में इंफॉर्मेशन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हमारा फोकस चैप्टर के को डिस्कस करने के ऊपर ज्यादा है। शाम को जो सेशन होगा उसमें हम बहुत सारा क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड हाउ टू मेक श्योर कि हमारे आंसर्स दूसरे स्टूडेंट से अच्छे दिख रहे हैं, हम ज्यादा मार्क्स फेच कर पा रहे हैं, इन बातों पर फोकस करेंगे। सो जेमिनी स्टूडियोज वाज लॉन्च्ड व्हेन आई एम रियली सॉरी, ये मुझे प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम होगा। AKA SS वासन इन उसका ड्यूरेशन दिया है कि 1903 से ही वाज देयर टिल 1969। bought a film distribution concern at an auction and renamed it as Gemini Pictures, which is known as Gemini Studios. Gemini Studios served as a breeding ground for innumerable artists and technicians for the South Indian film industry. The Gemini twins became a household symbol, and the Gemini flyover was named after the original studio at that junction. So Gemini Studio कब बना था उसके बारे में थोड़ी सी यहाँ पे information है. Now what are the main characters and what are the main things that we have to deal in this chapter?
इस पर जरा बात करते हैं। यस अमन, ग्रामर भी बताएंगे, आगे का शेड्यूल भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ स्टूडेंट्स। आज हमारी फ्लेमिंगो खत्म हो रही है, अब आपकी कल संडे है, फिर मंडे। तो संडे मंडे आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, आपके राइटिंग स्किल्स बेस्ड वीडियोस हो सकते हैं, आपके अनसीन पैसेज कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड वीडियोस भी हो सकते हैं। और ग्रामर की अगर आपको हेल्प चाहिए एज यू सेड, तो ग्रामर पे भी वी कैन थिंक if we can make a video on grammar as well. Now, let's come to this thing. So, Poets and Pancakes is one of the best example of a chatty, rambling, humorous and satirical style of writing where one thought leads to another and then dealt upon it length. So ये एग्जाम इसमें पूरा पूरा इन्हीं चीजों के ऊपर ये चैप्टर बेस्ड है। मैं इसको एक बार रीड कर देता हूँ। जेमिनी स्टूडियोज, फिर मेकअप डिपार्टमेंट्स, जो पैनकेक इसका नाम ही रखा गया, पोएट एंड पैनकेक नाम क्यों रखा है। नेशनल इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। नेशनल इंटीग्रेशन की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जेमिनी स्टूडियोज में पीपल ऑफ ऑल रिलीजन यूज टू वर्क देयर। सो इसमें मेंशन्ड है ये बात कि जब तक ऑल इंडिया रेडियो पर ये नेशनल इंटीग्रेशन और इस तरह की बातें होनी शुरू हुई थी, उसके पहले ही जेमिनी स्टूडियोज में नेशनल इंटीग्रेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था। दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। एक इंसिडेंट भी है वहां पे। देन ऑफिस बॉय रिलेटेड, कि उस जेमिनी स्टूडियो में भी एक ऑफिस बॉय होता था। दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। एस वासन का क्या रोल है, सुब्बू का क्या रोल है, लीगल एडवाइजर, पोएट्स एंड राइटर्स, स्टीफन स्पेंडर, कम्युनिज्म एंड एमआरए एंड द गॉड दैट फेल्ड एक बुक है जिससे ये पूरा जो चैप्टर है वहां पे जाके एंड होता है। So that was all for this chapter. Let's move to the third one, which is the interview written by Christopher Sylvester. Christopher Sylvester के बारे में क्या information है, पहले इसके बारे में discussion करते हैं. Then we will come to the summary of this chapter. And I hope guys this is visible. कोई ऐसा तो नहीं हो रहा problem कि सर दिख नहीं रहा है या ऐसा कुछ. If you face any difficulty, please let me know in the chat section. So Christopher Sylvester was born in 1959 and educated at Lancing College in Sussex and Peterhouse in Cambridge, where he read history. Now, from 1983 to 1994, he worked for Private Eye, initially writing New Voice column, a last series of caustic profiles of newly elected MPs. So, उनके लिए लिखता था, and then वहीं से उसको ये thought हुआ कि यार इंटरव्यू के ऊपर कुछ लिखना चाहिए. So that is what is written here. The interview by Christopher Sylvester is an excerpt taken from his Penguin book of interviews. In this, he talks about various opinions of the celebrities regarding an interview, its functions, methods, and merits. So, बहुत सारे celebrities का ये कहना है कि इंटरव्यू देना उनको पसंद नहीं है। बहुत सारे celebrities को ये लगता है कि इंटरव्यू देकर वो अपने आप को काफी सुपीरियर फील करते हैं। बहुत सारे celebrities को ऐसा लगता है कि यार इंटरव्यू देना मतलब अपनी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने देना किसी को। ठीक है, सो ये सारी बातें ये सारे सेलिब्रिटीज के जो भी एक्सपीरियंसेस हैं वो लिखे हुए हैं। देन इट आल्सो कंसिस्ट एन एक्सपर्ट एक्सर्प्ट फ्रॉम एन इंटरव्यू विद द इनफेमस राइटर उम्बर्टो इको। दो पार्ट्स में है ये। पहले डिफरेंट राइटर्स के ओपिनियन लिए, उसके बाद एम्बर्टो इको का क्या ओपिनियन है अबाउट इंटरव्यू, या उसका जनरल एक इंटरव्यू ही चल रहा है, एंड देन ही टॉक्स अबाउट कि वो एसेइस्ट है, वो नॉवेलिस्ट है, एंड ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, ऑल दीज वर्ड्स आर विजिबल। ओके, so what is the theme for this? The writer in this piece discusses the merits and demerits of interviews, saying that in today's world, everyone who is literate must have at some point or the other read or heard of an interview. इंटरव्यू भी अब I would say out of trend जाता जा रहा है धीरे धीरे। अब पॉडकास्ट का जमाना आ गया है। ठीक है, then people have varying opinions on interview as to some it appears to be the only and most credible source of truth, while some, especially celebrities, regard it as unnecessary intrusion, unnecessary entry into their public life. That is what some celebrities believe. Okay. They feel that an interview somehow reduces their status, and the fact that information concerning their life becomes public makes them feel that they have lost little part of themselves. नहीं चाहते वो। some celebrities want कि इंटरव्यू एक अच्छी चीज है, some celebrities think कि नहीं यार ये जरूरत से ज्यादा इंटरफेरेंस है हमारी लाइफ में। Then Lewis Carroll, who was the creator of Alice in Wonderland, took pride in the fact that he spent time and energy in successfully warding off interview. He was never interested in giving any kind of interview. Rudyard Kipling's wife went on to extend of saying that in her opinion interviewing was immoral. Now Rudyard Kipling की wife तो ये कह रही है कि interview होना ही नहीं चाहिए. It is something which is immoral. That is what she suggests.
Now, H.G. Wells kept interviewers away but ended up being an active interviewer himself. Notable among those he interviews were Joseph Stalin, who was a Russian revolutionary, and Saul Bellow, who was a novelist and playwright. However, the writer opines that despite all these drawbacks, interviewing is one of the most valuable resource. He quotes Dennis Bryan, who said that the most of our information comes from a man asking questions of another. In this respect, the interview is indeed powerful and influential. तो बहुत सारे writers का example दिया है कि what they feel about being interviewed. And last में they go on to say कि नहीं यार interview होना एक अच्छी चीज है because it lets you know about the person. नेक्स्ट, अब इसमें जो समरी स्टूडेंट्स यहाँ पे है फॉर पार्ट 1 एंड पार्ट 2, इस पर जरा डिस्कशन करते हैं. सो पार्ट 1 से रिलेटेड मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स हम देख चुके हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी कि द इंटरव्यू रिटन ब्रीफ्स द न्यू इन्वेंशन इंटरव्यू इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म. इंटरव्यू वाज इन्वेंटेड 130 years ago. Now, however, different functions, different writers के opinion, different writers के perspective यहाँ पर मेंशन किए हैं. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अनवारंटेड इंट्रूशन इनटू देयर लाइफ. ठीक है. लुइस कैरल, रुडियर किपलिंग, एच.जी. वेल्स, though they had interviewed many personalities. It is surprising to notice that an interviewer, each one is comfortable, whereas an interviewee, they feel it much disturbing and diminishing. So generally एक यही ओपिनियन वो लेके चल रहे हैं कि यार इंटरव्यू देने में हमारी पर्सनल लाइफ इन्फ्रिंज हो रही है, पर्सनल लाइफ में इंट्रूजन कर रहे हैं लोग. पार्ट 2 में क्या हो रहा है? पार्ट 2 एक इंटरव्यू का ही एक छोटा सा पार्ट है, उसी को मैं सम अप करता हूं यहाँ पे. So part 2 is an extract from an interview of Umberto Eco, who was the author of popular novel Name of the Rose. And who was he interviewed by? He was interviewed by Mukund Padmanabhan from The Hindu. This interview helps us know many aspects of his writing style and ideas. Though he gives the impression of doing many things at a time, he says he is doing the same thing. He says he is interested in philosophy. उसको इंटरव्यूअर बड़े क्यूरियोसिटी के साथ उससे पूछता है कि यार आप ये इतने अलग अलग काम कर रहे हैं, बट ही गोज ऑन टू से कि नहीं, मैं सेम ही काम कर रहा हूं बार बार. एंड हाउ ही एक्सप्लेन्स इट, वो बात यहाँ पे लिखी हुई है. He tells the secret of his success. He utilizes the interstices which are empty spaces to his advantage. Now, what are these empty spaces? समझना, वो इंटरव्यूअर से ये कहता है कि जितनी देर में आप लिफ्ट से ऊपर आए हो ना, उतनी देर में मैंने एक आर्टिकल लिख लिया. दिस वाज सपोज टू बी एन एम्प्टी स्पेस. सो दैट इज व्हाट ही गोज ऑन टू से कि यार एम्प्टी स्पेसेस को कितने अच्छे से मैं यूटिलाइज कर रहा हूं. दैट इज व्हाट इज वर्किंग इन माय फेवर. दैट इज व्हाट द सीक्रेट ऑफ माय सक्सेसेस. Umberto Eco, pan-academian, refers himself to be called an academician. He has written 40 philosophical writing and just 5 novels. When Mukund Padmanabhan asks the reason behind the huge success of Name of the Rose, he honestly replies that it is a mystery even to him. He says कि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत अच्छे अच्छे वर्क्स भी होते हैं, वो भी ज्यादा नहीं बिकते हैं, और कभी कभी कोई दूसरे वर्क जिस पर शायद उतनी मेहनत ना करी हो वो भी सक्सेसफुल हो जाते हैं. तो यू कैन नेवर नो कि सक्सेस के पीछे रीजन क्या है. दैट इज व्हाट ही सेज. परहैप्स द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ टाइम it was written could be the reason. He himself admits that the novel came 10 years ago or 10 years later, the novel would not have got success. As we go through the extract, we can easily note that Umberto Eco does not think interview is a crime or an offense. He interacts properly and modestly. वो इंटरव्यू में ऐसा नहीं है कि कुछ चीजें फिल्टर करके बोल रहा है या कुछ चीजें बचा रहे हैं. विस्तास की सीरीज हो चुकी है अमन, आप जाके प्लेलिस्ट देखोगे, विस्तास के सारे चैप्टर, सारे क्वेश्चंस हमने करा दिए. सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर ऑफ द इंटरव्यू. नाउ लेट्स टॉक अबाउट our last chapter from Flamingo, which is going places. So as I said, going places is about adolescence. Adolescence में हमारे दिमाग में जो चीजें चल रही होती हैं, जो हमारे आइडल वर्शिप हम करते हैं, हमारे हीरोज होते हैं, उस पर बेस्ड ये पूरा चैप्टर है. So the theme of the story is adolescent fantasizing and hero worship. It is quite natural for teenagers to have unrealistic dreams, especially when their families are not well off. It is because of the fact that the socio-economic background plays a leading role in their lives of the youth for choosing a particular profession. The act of fantasizing may lead to miseries in case it is beyond our approach.
It is useless to build castles in the air. So ये fantasize करना, ये सोचना कि भाई डीयू में पहुंच गए हैं, डीयू में बढ़िया फेस्ट वेस्ट चल रहे हैं, मजा आ रहा है, डांस कर रहे हैं, and then I'll come to you and say कि भाई stop building castles in the air, stop doing this daydreaming वाली चीज. So that is what is mentioned in the story, and that was the introduction. Let's now talk about the characters which are here. Majority of the characters इसमें यही हैं. Sophie, who is a school-going teenager. Jancy उसकी friend है, classmate of Sophie. Jeff is elder brother of Sophie. Derek is younger brother of Sophie. Danny Cassie is a young Irish football player. Tom Finney is a great football player. United is the name of football team, and father and mother of Sophie. ये सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस हुई थी. Now let's summarize. Let's summarize ki what exactly is going on in the story. So Sophie, a teenager, is filled with fantasies and desires. She comes from a poor financial background. She dreams of owning a boutique one day or being an actress or fashion designer. But her friend Jency believes that they are from a poor financial background and have to work in a biscuit factory. So it seems like कि Sophie बहुत ज़्यादा fantasy world में involved है और Jency डाउन टू अर्थ है, रियलिस्टिक बातें कर रही है, वो रियलिस्टिक बातें कर रही है, वो डे ड्रीमिंग और इन सारी बातों में नहीं जा रही है. हाँ, जो बात यहाँ पर लिखी भी हुई है कि जैंसी इज मोर रियलिस्टिक टाइड टू पुल सोफी टू रियलिटी बट इन वेन इट डजंट वर्क. Sophie lives in a small house with her parents and brothers Jeff and little Derek. Though she voices her feelings and desires, her parents don't believe her because they, unlike her, are more mature and know the harsh realities of life. The parents know कि यार आप अभी यंग हो, आपकी जो अनरियलिस्टिक थॉट्स हो सकते हैं, अनरियलिस्टिक चीजें हो सकती हैं, बट पेरेंट्स बीइंग मैच्योर दे नो कि यार ठीक है, ऐसा हो पाना आई डोंट थिंक कि पॉसिबल है. Now Sophie finds a sort of fascination for her elder brother, for her elder brother Jeff, who is tall, strong, handsome, and reserved. She envies his silence and often wonders about his thoughts and areas of his life that she doesn't know about. Sophie fantasizes about Danny Cassie. Now, who's Danny Cassie? Danny Cassie is an Irish footballer, player whom she had seen playing in innumerable matches. She makes up a story about how she met him in the streets and tells it to Jeff. Jeff, who is more sensible than Sophie, does not really believe her, even if she wants to. It seems an unlikely incident for Sophie to meet the prodigy in the street, but when Sophie describes the meeting in all her details, he begins to hope that it could be true. तो भाई होता है, हम इस तरीके की अपनी बातें बताते हैं, हम कहते हैं ना यार कि मैं दिल्ली एयरपोर्ट गया था, मुझे वहां शाहिद कपूर दिख गया था. फिर कोई विश्वास नहीं करता तो और डिटेल में झूठ बोलने लगते हैं या अपनी बातों पे और जोर डालने की कोशिश करते हैं. पोइट्री भी हो चुकी है, पोइट्री भी हो चुकी है. अमन, हाय यश, हाउ आर यू? सो यही बातें यहाँ पे चल रही हैं. शी टेल्स हिम दैट डैनी हैज promised to meet her somewhere again. Sophie gets so pulled into the story she made that she herself begins to believe that it's true. It is a made up story. It is something जो उसके दिमाग में ही चल रहा है. It is not जो हुआ था. किसी ने उसको नहीं बोला था कि मैं आके बेटा तुमसे फिर से मिलूंगा. बट वो खुद भी अपने थॉट्स में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती है कि शी स्टार्ट्स बिलीविंग यार ऐसा होगा, ऐसा शायद होगा. ठीक है. She waits for the Irish player, but obviously he never arrives. Then she makes her way home, wondering how her brother would be disappointed on knowing that Danny Cassie never showed up. He never came. However, Sophie still fantasizes about the hero, Danny Cassie, and believes he would definitely come to meet her. So that is what the entire story was all about. And Bacha Party, that brings us to the end of your syllabus for class 12. विस्टाज हो चुकी है, फ्लेमिंगो हो चुकी है, एक सेशन और बच रहा है. शाम को 5 बजे जो सेशन होगा उसमें जितने भी ये 4 चैप्टर्स थे हमारे, इनके सारे क्वेश्चन हम कर लेंगे. और इंफॉर्मेशन और आने वाली सीरीज, सीयूईटी बोर्ड्स, ईच एंड एवरीथिंग, सारी इंफॉर्मेशन आपको कहाँ मिलेगी? ऑन द टेलीग्राम चैनल. एंड गाइज, दिस इज हाउ आवर पेड कोर्सेज लुक लाइक, दिस इज हाउ आवर पेड बैचेस लुक लाइक, एंड दिस इज द नंबर. कोई भी प्रॉब्लम है सीयूईटी से रिलेटेड, बोर्ड से रिलेटेड, आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हो. और कोई भी वीडियो आपको चाहिए हो, इंग्लिश की कोई भी चीज जो आपको ट्रबल कर रही हो, कुछ नहीं करना है. जैसे वीडियो एंड होता है आपको कमेंट कर देना है कि सर इस पर एक वीडियो ले आइए, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर अस एंड वील बी देयर टू डिलीवर दैट. सो बच्चा पार्टी, दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन. आई होप यू गाइस एंजॉयड द सेशन. शाम के सेशन में मिलते हैं. थैंक यू सो मच.